Hello students, today we are going to finish chapter 4 from the book Beehive, A Truly Beautiful Mind, जिसमें कि हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ रहे थे कि वो स्विट्ज़रलैंड में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं अब, है ना। तो हम इसके आगे अब कंटिन्यू करते हैं। ओके, 6 पॉइंट्स हमको देखना था। अल्बर्ट was हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। उनको गिफ्ट मिला था, गॉड गिफ्ट था कि वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत इंटरेस्टेड थे, पढ़ाई के सब्जेक्ट्स में। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन जोरेक की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उन्होंने डिसाइड किया। बट साइंस वॉजेंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वॉलरस मुस्टैच जो है, ये जो ऐसी मूछें होती है ना नीचे की तरफ जो डाउन होती है ना, ये मुस्टैच का पैटर्न कहलाता है वॉलरस मुस्टैच। तो मतलब एक यंग मैन जो कि जिसकी की वॉलरस मुस्टैच थी, जो बहुत ही डैशिंग थे, देखने में बड़े खूबसूरत लगते थे जब वो 21 ईयर्स के थे, ठीक है। तो उनके लिए साइंस अकेली ही एक चीज़ नहीं थी जिसे वो पढ़ना चाहते थे या करना चाहते थे, और भी बहुत कुछ था जो वो करने वाले थे, ठीक है। सो हम उसको आगे देखेंगे। Okay. So he also felt a special interest in a fellow student, मिलेवा मैरिक। मिलेवा मैरिक नाम की एक गर्ल में उनको बड़ा इंटरेस्ट था, ठीक है। साइंस के अलावा उनको एक गर्ल में भी इंटरेस्ट था, whom he found to be a clever creature, जिसको कि वो एक क्लेवर क्रिएचर मानते थे, मतलब बहुत होशियार है वो। This young sir had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। तो वो यंग गर्ल इसलिए यहाँ पढ़ने आई। ओके, सो उनको मिलीवा मैरिक में इंटरेस्ट था, जिससे कि वो बड़ा होशियार समझते थे, मानते थे मतलब। और द यंग सर्व, सर्व का मतलब है वो सर्विया से आई थी, ठीक है। वो स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई थी, इस यूनिवर्सिटी में, ज़ूरिक की इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इसलिए आई थी क्योंकि यूरोप में बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि उस समय वुमेन को डिग्री देती थी, मतलब औरतों को या लेडीज़ को या गर्ल्स को उस समय भी पढ़ाई अलाउड नहीं थी, इवन फॉरेन में। और बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि उनको डिग्री प्रोवाइड कराती थी, तो ये भी एक थी, इसलिए वो यहाँ पढ़ने आई थी। सो आइंस्टाइन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। ओके, सो एलाई का मतलब होगा अ फ्रेंड और एन एसोसिएट, ठीक है। और फिलिस्टीन्स का मतलब होगा आवर यूज्ड डिसअप्रूविंग टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक, है ना। एक वो वर्ड जो कि इस बात को यूज़ किया जाता है जब हम बात कर रहे हो डिसअप्रूविंग, मतलब अप्रूव नहीं करता हो कि लोग वो लोग जो कि आर्ट और लिटरेचर और म्यूज़िक को पसंद नहीं करते, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो फिलिस्टाइन का मतलब होता है कि वो लोग जो कि आर्ट और लिटरेचर और म्यूज़िक को पसंद नहीं करते, ठीक है। बट ये जो दोनों थे, कौन दोनों, आइंस्टाइन और मिलीवा, ये दोनों ही आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक को लाइक करते थे, ठीक है। ओके, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। ये सब लोग कौन है, उसकी फैमिली में थे या उसकी यूनिवर्सिटी के लोग थे उनकी, जो कि उनसे मतलब एकदम अलग थे, ठीक है। द कपल फेल इन लव, अब ये दोनों को आपस में प्यार हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। अब ये लोग एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे और उसमें शब्दों में उनके प्यार एक दूसरे को दिखाते थे, कुछ साइंस हुआ करती थी और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हुआ करती थी। रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिवली टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। एक बार मतलब से आइंस्टाइन ने लिखा था कि हम लोग हाउ हैप्पी एंड, मुझे मतलब कितना मैं प्राउड फील करूँगा और खुश होऊंगा जबकि हम दोनों मिलके अपने वर्क को पूरा करेंगे और उसको हम जीत वाले कंक्लूजन तक ले जाएंगे अपने वर्क को, ठीक है। ओके, यहाँ पर आइंस्टाइन का एक और पिक्चर देख लीजिए, जिन्हें जैसे कि हम उन्हें जानते हैं, 1955 का ये पिक्चर है, जब हम जिस ये वाली हमारे दिमाग में इमेज आती है आइंस्टाइन की, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed। 1900 में वो 21 की एज में ग्रेजुएट हो गए, है ना, और फिर मगर उनके पास में कोई जॉब नहीं था, अनएम्प्लॉयड थे। ही वर्कड एज अ टीचर असिस्टेंट, teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902
एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, ठीक है। बर्न, फिर उन्होंने क्या किया, कुछ समय तक उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया, फिर कुछ मतलब कोचिंग क्लासेस वगैरह प्राइवेट लेसन्स दिया करते थे। फिर फाइनली उन्होंने एक जॉब मिल गई उनको 1902 में, किसकी, टेक्निकल एक्सपर्ट की, कहाँ पर, पेटेंट ऑफिस में, बर्न के, ठीक है। फिर वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग द अदर पीपल्स इन्वेंशंस, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट। तो वो वहाँ पे क्या उनका काम था कि दूसरे लोग जो इन्वेंशन कर रहे हैं उनको असिस्ट करना, उनकी हेल्प करना, ठीक है। तो वो ये काम तो किया करते थे, वो लोग ये समझते थे कि वो यही कर रहा है, यहाँ पे लोगों की हेल्प कर रहा है, बट एक्चुअली साइड में कहीं ना कहीं वो खुद की किसी सीक्रेट रिसर्च को डेवलप कर रहे थे, खुद के काम को भी करते जा रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉयर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकली फिजिक्स। ओके, तो यहाँ पर मतलब क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि उनका जो डेस्क ड्रॉयर था, मतलब जहाँ पर वो काम किया करते थे, वो ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकली फिजिक्स का ऑफिस था, है ना, क्योंकि वो वहाँ काम करते थे। ओके, सो पेटेंट का मतलब अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट ऑफ एन इन्वेंशन और एन इन्वेंटर टू एन इन्वेंटर। मतलब जैसे मान लो कि मैंने कोई एक इन्वेंशन कर लिया, जैसे कि मैंने जैसे फॉर एग्जांपल वो ट्रेन का या ग्राहम बेल का आप ले लो कि उन्होंने टेलीफोन बनाया। तो टेलीफोन बना का जब उन्होंने इन्वेंशन किया, इनिशियली जो भी उन्होंने रिसर्च की, जो भी उन्होंने बनाया, उसको पूरा पेपर वर्क कंप्लीट किया और उसका पेटेंट करा लिया कि ये चीज़ मैंने ही की है, मैंने ही बनाई है। या फिर जैसे ये कंपनीज होती हैं, अगर वो सर्फ एक्सेल बना रही तो सर्फ एक्सेल का नाम, उसकी डिज़ाइन, उसका किस तरीके से लिखना है, उस पर एक दाग जैसा बना होना है, या उसके पैकेट का कलर ब्लू और वाइट होगा, जो भी उनका वो ट्रेडमार्क है, पहचान है, उसको उन्होंने पेटेंट करा लिया। अब इसको कोई भी ऐसे ही कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं तो वो एक क्राइम की तरह हो जाएगा, वो उनका पेटेंट है, ठीक है, तो उसको कहते हैं पेटेंट। वन ऑफ द फेमस पेपर इन 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था, उनका एक फेमस पेपर 1905 में पब्लिश हुआ था, जिसमें कि उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात की थी। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। उन्होंने इसमें कहा था कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, कभी भी एकदम फिक्स नहीं होते हैं। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, or if one of them has been moving very fast relative to the other। उन्होंने बोला कि आप दो घड़ियों को एक साथ रखेंगे, क्लॉक को एक साथ रखें, और आप उनको देखेंगे कि जब वो एक पूरा राउंड कंप्लीट करके आएंगी तो उनके टाइम में डिफरेंस आ जाएगा, वो एक जैसा टाइम शो नहीं करेंगी। तो यही उनका जो कहना था कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो कभी भी एकदम एग्जैक्ट नहीं होते हैं। दो घड़ियाँ जो एक सा टाइम दिखा रही उनमें भी आपको कुछ जरा सा नैनो सेकेंड हो, लेकिन डिफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये उनका कहना था। From the followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy। मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन का E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा, है ना, फिजिक्स में या मैथ्स में पढ़ा हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो ये वाली इक्वेशन आपने पढ़ ली होगी, ये आइंस्टाइन ने बनाई थी, ठीक है। फिर इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, यहाँ पर E एनर्जी के लिए है, M फॉर मास, M मास के लिए, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है उसको शो करता है C, ठीक है, जिसकी होती है, जो कि इतना किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ओके, सो एब्सोल्यूट का वर्ड मीनिंग है मेजर्ड इन इटसेल्फ नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, ठीक है, खुद का अपना एक मेजरमेंट होना, किसी से मैच नहीं करना उसका, वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity। तो उन्होंने कहा था आइंस्टाइन ने, अगर आप एक अच्छी लड़की के साथ बैठ के 2 घंटे आप उसके साथ बिताते हैं तो आपको लगेगा 2 मिनट है, और अगर आपको कोई हॉट स्टोव के ऊपर बिठा दे तो आपको 2 मिनट भी कैसे लगने लगेंगे, 2 घंटे की तरह लगने लगेंगे। इसी को रिलेटिविटी कहते हैं, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। So while Einstein was solving the most difficult problem in solving the most difficult problem in physics, his private life was unrevealing। तो जब वो अपनी फिजिक्स की जो
बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे थे, तो उनकी जो पर्सन। ओके, सो यहाँ पर एक जो चीज़ उन्होंने बोली थी, 1 मिनट, हाँ ये वाली, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए आप किसी कोई बॉय किसी गर्ल के साथ, या आप जिसको पसंद करके उसके साथ पसंद करते हैं उसके साथ बैठेंगे तो 2 घंटे पता नहीं चलेगा कब बीत जाएंगे, बट किसी बोरिंग लेक्चर को अटेंड करेंगे तो वही 2 मिनट भी 2 घंटे के जैसे लगेंगे, टाइम नहीं कट रहा होगा आपसे, है ना। सो यही टाइम की रिलेटिविटी है ना, कि अलग अलग फेज में वो अलग अलग होता है, ठीक है। ओके, एक वैक्यूम था, तो वैक्यूम का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो एयर, जहाँ पर कि एयर नहीं होती वहाँ पर वैक्यूम होता है, ठीक है। इसके बाद में हम देख रहे थे कि उनकी आइंस्टाइन जब फिजिक्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो खुल रही थी, सबको पता चल रही थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलीवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। वो मिलीवा से शादी करना चाहते थे, है ना, बट उनकी माँ पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, बट उनकी माँ जो है इसके अगेंस्ट थी, मानी नहीं वो। She thought Mileva was, who was 3 years older than her son, was too old for him. उनको लगता था कि मिलीवा जो है वो उनके बेटे से 3 साल बड़ी है, और अपने मतलब बेटे के लिए उनको लगता था कि काफ़ी बड़ी है, बेटे मतलब वो शादी के लिए रेडी नहीं थी। सो शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलीवाज इंटेलिजेंस। वो मिलीवा की जो इंटेलिजेंस थी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी आइंस्टाइन की तरह, तो वो भी उनको परेशान कर रही थी, इसलिए भी वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों शादी करें। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, एंड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। तो मतलब कि माँ, उसकी माँ कहती थी तो वो तुम्हारी तरह बुक है, तो दोनों के दोनों मतलब एकदम बुक के जैसे हो, तो उन्हें शादी नहीं करानी थी। कितनी जीनियस और इतनी इंटेलिजेंट लड़की वाइफ नहीं बन पाएगी, ऐसा कुछ उनकी माँ का लगता होगा उनको, तो उन्होंने वो शादी नहीं करने दी। ओके, अनरिवीलिंग हमने जो देखा था उसका स्टार्टिंग टू फेल, मतलब वही खुलने लगी, फेल होने लगी, खत्म होने लगी। एक्चुअली तो अनरिवील का मतलब होता है उजागर हो जाना, है ना, बट यहाँ पर है स्टार्टिंग टू फेल, ठीक है। फेल होने लगी थी, शुरू हो गई थी मतलब उसकी सच्चाई खुलने लगी थी कि मैरिज एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। सो द पेयर फाइनली मैरिड। उस समय उन्होंने शादी के प्रोग्राम को आइंस्टाइन ने जो है वो ऑफ कर दिया, जब वो स्टडी के बाद तुरंत शादी करना चाहते थे तो उस समय उन्होंने उसको वहीं पर रोक दिया। फिर द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, 1903 में उन्होंने शादी कर ली, एंड हैड टू सन्स, उनके 2 बच्चे थे, बेटे थे। बट अ फ्यू ईयर लेटर द मैरिज फेल्टर्ड, बट 2 साल बाद ही वो शादी, बच्चे होने के 2 साल बाद शादी जो है वो फेल होने लगी। मिली वाविन मीन वाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। वो जो है वो अपना उसका जो इच्छाएं थी, एम्बिशन, जो मिलीवा की जो इंटेलिजेंसी थी, बौद्धिक मतलब जो मेंटल उसका एम्बिशन था, वो सब खत्म होने लगा था और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन रही थी। सो आफ्टर ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार कुछ सालों तक लड़ने के बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1990 में दोनों ने डिवोर्स ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, उसी साल उन्होंने अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली, ठीक है। सो फेल्टर्ड का मतलब हो गया बिकम वीक। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1950, he had published the general theory of relativity, uh, which provided an new interpretation of gravity. तो ये न्यू शादी के बाद से उनकी पर्सनल लाइफ में ये सब होने के बाद में उनका मतलब दुनिया में एक अलग ही तरीके से वो उभर के आए, है ना। कैसे कि 1950 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की उन्होंने जनरल थ्योरी वहाँ पर पब्लिश कराई, विच प्रोवाइड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी के बारे में नई नई जानकारियाँ जो है वो मिलने लगी। An enclave of the sun in 1990 brought proof that it was accurate. और उसी समय में क्या हुआ कि एक सूर्य ग्रहण पड़ा 1990 में, जिससे कि जो कि उनकी ग्रेविटी के और जो उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसको प्रूफ करता था एकदम एक्जैक्टली, ठीक है। सो उनकी बात यहाँ पर और भी अच्छे से प्रूफ हो गई। ओके, सो आइंस्टाइन had correctly calculated in advance the extent of which the light from fixed star would be deflected
थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। उन्होंने पहले ही एकदम कैलकुलेट करके बता दिया था कि एक्सटेंड टू विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स स्टार से ओके सो एक वर्ड आया था डिफ्लेक्टेड, जिसका मतलब है चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट्स हिट समथिंग। सो आइंस्टाइन ने क्या है कि 1990 में जब सोलर इक्लिप्स हुआ, सूर्य ग्रहण होने से पहले ही बता दिया था, 1950 में ही उन्होंने अपने पेपर में बता दिया था कि जब 1990 में सोलर इक्लिप्स होगा तो उसके बाद में जो calculated in advance the extent to which the light from the fixed stars would be deflected, है ना, जो स्टार्स हैं जो वहाँ पर सन के आसपास में फिक्स स्टार्स हैं, तो वो क्या है, थोड़े से उनका डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सन्स की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वो कुछ अपनी जगह से चेंज होंगे जबकि सोलर इक्लिप्स पड़ेगा। ये बात उन्होंने 3 साल पहले ही बता दी थी, एक्चुअली 4 ईयर्स पहले। 15 में उन्होंने किया, फिर 16, 17, 18, 19, है ना, 4 ईयर्स के पहले ही उन्होंने बता दी थी कि जब इक्लिप्स होगा तो स्टार्स की पोजीशन कितनी चेंज हो सकती है, और वो एकदम एक्यूरेट थी। ठीक है। सो द न्यूज़ पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो न्यूज़पेपर ने उनके वर्क को जो है मतलब अनाउंस कर दिया कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, बहुत बड़ी साइंटिफिक क्रांति है। ठीक है। सो आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में ये सब होने के बाद उनको 1921 में नोबेल प्राइज मिल गया फिजिक्स के लिए। ही वॉज showered with honors and invitation from all over the world and lauded by the press। उनको सब तरीके से बधाइयाँ आने लगी, ऑनर मिलने लगे, वो तो मिलेंगे जिसको नोबेल प्राइज़ मिलेगा, है ना, और प्रेस से और सब जगह से उनको इन्विटेशंस आने लगे। व्हेन द नाज़ीज़ केम टू द पावर, नाजीज जब जर्मनी में आपको पता है हिटलर का बहुत बुरा वाला रूल था, है ना, रूलर था वो। हिटलर बहुत क्रूअल था, है ना, उसने बहुत कुछ खराब किया था जर्मनी में। तो जब 1933 में जर्मनी में जब नाजीज आ गए, वही जो हिटलर लोग पावर में आ गए, आइंस्टाइन इमाइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। फिर आइंस्टाइन भी वहाँ से कहाँ चले गए, जर्मनी छोड़ के यूनाइटेड स्टेट में आ गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists is an uproar. Many of them had ओके सो क्या हुआ था कि वो वहाँ से आइंस्टाइन जो है वो जर्मनी से कहाँ पर आ गए थे, यूनाइटेड स्टेट में आ गए थे। फिर 5 साल बाद जबकि न्यूक्लियर फिजन मतलब ये बॉम्ब वगैरह न्यूक्लियर फिजन की जब डिस्कवरी हो गई, तो बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। तो बर्लिन और अमेरिका में अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे, जो बर्लिन में थे, वो लोग काफ़ी घबरा गए थे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फैसिज्म। फैसिज्म क्या था कि जो मुसोलिनी भी हिटलर की तरह ही क्रूअल रूलर था, तो उसने एक चलाया था जो कि जो अच्छे लोग थे मतलब उनके अगेंस्ट चलता था, है ना, उनको पकड़ देना, मार देना, इस तरीके से चलता था पब्लिक प्लेस में ले जाके। सो ये सब फैसिज्म था। सो ये सब का शिकार हुए थे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग। ओके तो वैसे ही हिटलर भी डरे हुए थे, आई एम सॉरी हिटलर के फैसिज्म और मुसोलिनी की इन सब से आइंस्टाइन भी डरे हुए थे, और वो भी काफ़ी डरे हुए थे कि नाजी जो है वो एटॉमिक बम ना बना ले, नहीं तो वो पता नहीं क्या करेंगे, और भी ज़्यादा क्रूअल हो जाएंगे वो। ठीक है। सो एट द अर्जिंग ऑफ अ कोलीग, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट Franklin D. Roosevelt on August 1939, in which he warned a single bomb of this type explode in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। फिर उन्होंने अपने एक फ्रेंड के कहने पे उन्होंने एक आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट उस समय कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, है ना, उनको एक लेटर लिखा कब, 2 अगस्त 1939 में। उन्होंने लेटर लिखा, वार्न किया कि इस तरीके का अगर एक सिंगल बम भी एक पोर्ट पर गिरता है, मतलब वो जो जहाँ पर शिप्स वगैरह रुकते हैं सी में, जिसको हिंदी में बंदरगाह कहते हैं, तो वहाँ अगर ऐसे एक पोर्ट पर भी गिर गया, ठीक है, तो वो उस पूरे पोर्ट को तबाह कर देगा, ख़त्म कर देगा, और उसके आसपास की टेरिटरी को भी सबको ख़त्म नष्ट कर देगा, मतलब बहुत बुरी हालत होगी। उन्होंने वार्न किया उनको। सो हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट।
उनके शब्द जो है एकदम एक शब्द भी फेल नहीं हुआ, वैसा ही असर मतलब हुआ। उनको पता था कि न्यूक्लियर बम से क्या है, बहुत ज़्यादा लॉस होगा। सो द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट फॉर देयर ओन। तो अमेरिकन्स ने भी अपने एटॉमिक बम जो है सीक्रेट प्रोजेक्ट से खुद से बनाने शुरू कर दिए एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। आपने भी सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी पर। कहाँ पर हैं ये दोनों सिटीज़? जापान में है ना। जापान की इन दो सिटीज़ पे जब अमेरिका ने बॉम्ब गिराए थे, ये एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे, तो उसकी साइड इफ़ेक्ट को हिरोशिमा और नागासाकी अभी भी मतलब उससे अफेक्टेड है वो। कब गिराए थे? अगस्त 1945 में, है ना। और अभी भी वहाँ पर जो बच्चे बॉर्न होते हैं वो काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ के साथ बॉर्न होते हैं। किसी का सर बड़ा है, किसी के पैर टेढ़े हैं, किसी को कुछ है, किसी को कुछ, मतलब वो लोग ने बहुत ज़्यादा झेला था इन बॉम्ब की वजह से। तो ये चीज़ आइंस्टाइन ने पहले ही वार्न की थी कि ये सब बहुत खतरनाक है। ठीक है। ओके, यहाँ पर एक वर्ड आया था मिसिव। कहाँ पर आया था? लेट मी चेक। ओके, मिसिव आएगा अभी। सो आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। ये सब डिस्ट्रक्शन देख के वो बहुत ज़्यादा हिल गए थे। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन को उन्होंने मैसिव, मिसिव का मतलब होगा लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल। लॉन्ग और ऑफिशियल लेटर लिखने को कहती है मिसिव। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट को एक लंबा सा लेटर लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने कहा था कि आप लोग एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाइए। अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। तो पहले लेटर की तरह इस बार भी उसका कोई असर नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले 10 सालों में, डिकेड का मतलब 10 ईयर्स, आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन जो है वो फिजिक्स छोड़ के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स build up and using his popularity to campaign for the peace and democracy. ओके, तो वो किस तरीके से इन्वॉल्व हो गए थे? एजिटेटिंग मतलब आंदोलन करते थे वो कि आर्म्स का जो हथियार है उनका बनाना और उनका यूज़ एकदम ख़त्म किया जाए, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत लंबे समय तक चलते हैं। वो अच्छे से जानते थे इस बात को, है ना। सो लोगों के ऊपर यूजिंग द पॉपुलेटरी, ये सब कुछ बंद किया जाए, और इसकी कैंपेन चलाते थे कि पीस और डेमोक्रेसी, मतलब ये प्रजातंत्र से और शांति से जो भी है सब चलेगा, लेकिन ये सब वॉर्स और ये बॉम्ब वगैरह आर्म्स का यूज़ नहीं होगा। इसके लिए वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर ये सब कैंपेन चलाते थे। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76 की एज में वो 1955 में उनकी डेथ हुई। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिस्ट जीनियस। तो वो साइंटिस्ट जीनियस के साथ साथ मतलब उनको और भी ज़्यादा वो विजनरी, द वर्ल्ड सिटीजन के रूप में भी उनको उतना ही जाना जाता है जितना कि साइंटिस्ट के रूप में। ओके, विजनरी का मतलब होगा अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। ठीक है। वो बहुत कुछ सही सही बता देते थे कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। अगर आप आज आप लोग न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करोगे तो इसका आपको कई सालों तक अफेक्ट इसका झेलना होगा लोगों को, है ना। तो इस तरीके से उनका विज़न बहुत अच्छा था, दूरदर्शिता बहुत थी उनमें। ठीक है, तो उन्हें इसी तरीके से याद रखा जाता है। ठीक है। सो दिस इज़ इट। इसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्सरसाइजेस हैं, ये सब चीज़ें हम बाद में करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद करेंगे, डोंट वरी, अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है। ओके, अभी हम करेंगे सिर्फ कुछ रीजंस। ठीक है। सो एक्सप्लेन व्हाट द रीज़न फॉर द फॉलोइंग आर। इन बातों के रीजंस क्या थे? आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन मोनिक फॉर गुड। क्यों स्कूल छोड़ा था? आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड रेदर देन इन मुनिक। मुनिक में नहीं पढ़ना चाहते थे, स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना चाहते थे। वाई? आइंस्टाइन सीइंग इन मिलीविया एंड एली, उसको वो अपना उसको मिलीविया को एले क्यों मानते थे? ठीक है। एंड ये सब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी बन जाएंगे, जैसे कि वो मिलीविया से कहाँ मिले थे? तो स्विट्ज़रलैंड में मिले थे, यूनिवर्सिटी में मिले थे, है ना। what do these tell you about आइंस्टाइन? इन सब बातों से मतलब आइंस्टाइन के बारे में आप क्या कहोगे? ठीक है। इसके बाद में फोर्थ वन है, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल इज डेस्क ड्रॉयर एट द पेटेंट ऑफिस। उसको क्या कहते थे और क्यों कहते थे? ठीक है। एंड वाई आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। उन्होंने फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को एक लेटर क्यों लिखा था? इसके बाद में
ये 7 क्यों आ गया? एक मिनट मैं चेक कर लूँ। ओके, ये एक्चुअली 5 के बाद यहाँ 6 ही होना था, है ना? 7 हो गया है, तो इसको 6 कर लीजिएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन था, व्हाट डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर, नहीं, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर, नो ये नहीं, दिस वन, ये वाला, व्हाट डू दीज टेल अबाउट आइंस्टाइन, मतलब ये बातें कि उन्होंने मुनिक छोड़ा, स्विट्ज़रलैंड में ही स्टडी करनी थी उनको, और वो मिलीविया को अपनी एली मानते थे, दूसरों को अपना एले नहीं मानते थे। ठीक है, ये सब बातें क्या शो करती हैं आइंस्टाइन के बारे में। ठीक है, ये आपका 4th क्वेश्चन है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर है, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉयर एट पेटेंट ऑफिस एंड वाई, एंड वाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। 6 नंबर है, वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आंसर्स आप अभी कर लेंगे, एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में बाकी जो भी एक्टिविटीज़ है वो हम एग्ज़ाम के बाद इसकी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, so this is it, do your homework, prepare for exam, take care, goodbye, thank you.